तो अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर अब रूसो ब्रदर्स ने ये साफ कर दिया है कि जो हमने टीजर और ट्रेलर देखे हैं दरअसल वो टीजर और ट्रेलर थे ही नहीं। असली टीजर अभी आना बाकी है, लेकिन ये बेकार नहीं जाएंगे बल्कि इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इनका कहना भी सही है क्योंकि ये टीजर ट्रेलर नहीं लगते हैं, बस यहाँ पर कैरेक्टर्स की कहानियों को बस हल्का सा जोड़ के दिखाया है। हम जानते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे अब तक की सबसे महंगी मूवी होने जा रही है और हमें जितने भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे उन सबको एक जूते में फिट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है स्टूडियोज के लिए। और यहाँ सिर्फ एमसीयू के कैरेक्टर्स की बात नहीं है, बल्कि एमसीयू से पहले हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनको यहाँ इस मूवी में फिट करना है। और अगर एक छोटी सी चीज भी गलत होती है तो एमसीयू ने जितना भी सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपने लिए तैयार किया है वो सब ढह जाएगा। इसको आप ऐसे देखो, जो टोबी स्पाइडरमैन की मूवी थी और जो एक्स मैन की मूवी है, इन दोनों को कनेक्ट होना है अवेंजर्स एंड गेम में और अवेंजर्स एंड गेम को कनेक्ट होना है अवेंजर्स डूम्सडे में। वही प्रेजेंट टाइम में हमने थंडरबोल्ट्स मूवी में 616 पर फैंटास्टिक फोर का शिप देखा और डेडपुल एंड वुल्वरीन से वो एंकर पॉइंट वाला मुद्दा वो वहीं छूट गया। वो सारी चीजें वो धीरे धीरे डूम्सडे में कनेक्ट हो गई हैं। मतलब डेडपुल, फैंटास्टिक फोर और अवेंजर्स ये ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी कहानी सीधे डूम्सडे से कनेक्ट हो गई है। बाकी थॉर, कैंग, कैप्टन अमेरिका और हाँ लोकी भी है जो अभी कनेक्ट होना बाकी है। अब जितने भी ट्रेलर हमारे सामने आए हैं, अगर उनमें से सबसे पहले ट्रेलर पे बात की जाए तो वो जाहिर तौर से कैप्टन अमेरिका का ही होगा। जिस ढंग से इन्फिनिटी सागा में थैनोस के खिलाफ इस कैरेक्टर को खड़ा किया गया, खून से लाल, ढाल टूटी हुई और बस चेहरे पे गुस्सा और बी पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट कैप्टन अमेरिका को डिफाइन करता है। कॉमिक्स की जो मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी मॉर्टस और कैंग के खिलाफ, तो कैप्टन ही ऐसे थे जिन्होंने फॉरएवर क्रिस्टल को तोड़ा और इस मल्टीवर्सल वॉर को रोका था। और यही चीज तो कैप की खासियत है जिसको यूज किया जाएगा मल्टीवर्सल सागा में। लेकिन एक अच्छी बात यह भी रही है कि हमने जितना भी फेज 4, फेज 5 और फेज 6 जो अभी हम देखने वाले हैं, वहाँ कैप्टन अमेरिका को अलग अलग जैसा नहीं दिखाया गया जैसे हमें हल्क देखने को मिला। मतलब शी हल्क में जो हल्क के साथ हुआ है उसकी वजह से हल्क के फैंस को भी बुरा लगा है। और अगर सोचो कि यही कैप्टन के साथ होता तो जो इन्फिनिटी सागा में कैप्टन के साथ जो कहानी चली है, मतलब एक वो सुपर सोल्जर जैसा विलन्स के सामने खड़े रहना, वो मल्टीवर्सल सागा में होना इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि वहां कैप्टन अमेरिका को सैम विल्सन दिखाया जा रहा था जो कैंग के खिलाफ रहता और हमारे जो कैप स्टीव रॉजर्स है उनका कोई अता पता नहीं था। पर अच्छे लोगों के साथ चीजें बदलती हैं और जो डूम्सडे का पहला ट्रेलर था जो कैप्टन अमेरिका के थ्रू दिखाया गया, बस इसका यही मतलब था। स्टीव रॉजर्स की कहानी जो एंड गेम में रूसो ब्रदर्स ने छोड़ी थी, अब बहुत ही स्मार्टली यहीं से रूसो ब्रदर्स डूम्सडे में कैप की कहानी शुरू करेंगे। ये सौभाग्य थॉर जैसे कैरेक्टर के साथ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो डूम्सडे का दूसरा ट्रेलर जो थॉर के ऊपर था उसने इस चीज की सारी भरपाई कर दी। थॉर पूरी तरह से यहाँ टूटा हुआ है, रो रहा है और प्रे कर रहा है अपनी लाइफ के लिए, बस कुछ धागे उसकी जिंदगी के बढ़ा दिए जाएं। इतना पावरफुल होने के बाद भी वो इतना बेबस नजर आ रहा है कि उसे एक दुश्मन से लड़ने के लिए प्रार्थना की जरूरत पड़ रही है, वो भी आंखों में आंसुओं के साथ। यहाँ सीधा कनेक्शन थॉर और डूम के साथ जोड़ा गया है। मतलब थॉर और डूम की एक बैटल हुई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर डूम ने थॉर को पास्ट में कहीं फेंक दिया है। बताता हूँ कैसे। तो डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है, हम सब जानते ही हैं, और वो किसी भी कैरेक्टर को किसी भी टाइम जोन में भी फेंक सकता है। तो शायद यहाँ पर यह हुआ है कि लव और थॉर को शायद डूम ने किसी भी टाइम जोन में फेंक दिया हो सकता है कि शायद यहाँ पर उसने उस समय फेंक दिया हो जब डायनासोर का समय चल रहा है। और ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वो एक ऐसा समय होगा जहाँ से ब्रांच टाइमलाइन बनना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा डूम ने क्यों किया है, क्योंकि ये वो समय होगा जहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, थॉर की मदद करने के लिए कोई नहीं होगा, लव शायद डॉक्टर डूम के साथ हो गई होगी, यहाँ थॉर बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता। मे बी यहाँ पर डूम ने थॉर को उस समय फेंका हो जब वो उल्का पिंड आके जो अर्थ पर सारे डायनासोर को खत्म नहीं कर देता, वो वाला पल हो। और ऐसे में अगर टीवीए भी थॉर की मदद करना चाहेगा तो वो भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा कि वो किस टाइमलाइन में है। और यहीं पर थॉर की उस कहानी को भी जोड़ा जाएगा जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जी हाँ, थॉर का हैमर हो या फिर स्टॉर्म ब्रेकर, ये टाइम ट्रेवल कर सकता है। कॉमिक्स में ये चीज इमोर्टस ने थॉर के साथ छुपाई हुई थी और अगर डूम थॉर को पास्ट में भेज देता है उस समय जब डायनासोर थे, तब यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है दूसरा टाइम ट्रेवल होना। और वो सिर्फ कोई नहीं बल्कि थॉर ही करेगा। और साइंस फिक्शन में एक चीज ध्यान रखो कि जो चीज टेलीपोर्ट हो सकती है वो टाइम ट्रेवल भी करवा सकती है। स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनियर की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसे बाद में कॉमिक्स के पन्नों में जोड़ा गया। वहीं हम ये भी बात कर चुके हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे अब तक की सबसे महंगी मूवी होने वाली है। साथ ही ये वो इवेंट है जिसका इंतजार हर एक मार्वल फैंस पिछले 6 साल से कर रहा था।
पुरानी फ्रेंचाइजी को एक साथ लाना, टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्सल ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करना, क्या ये वाकई डूम्सडे के लिए काम करेगा? खासकर तब जब इसका पहला ट्रेलर कैप्टन अमेरिका को फोकस में रख के दिखाया गया। हमें उम्मीद थी कि कैप के हमें कई वेरिएंट दिखाई देंगे, कुछ अपने ही वेरिएंट से लड़ रहे होंगे और कुछ ने तो अकेले ही एंड गेम के इवेंट को जीत लिया होगा, पर ऐसा हमें कुछ नहीं देखने को मिला। हमें सिर्फ दिखाया गया एक स्टीव रॉजर्स जो अपनी पहचान को डिब्बे में बंद कर रहा है, बस उसके हाथ में उसका बेबी है। और यही तो डूम्सडे की कहानी है जो अपने इन शब्दों से हमें समझा देती है कि अब डूम्सडे में फादरहुड शुरू हो रहा है। थॉर, कैप, आयरन मैन, हल्क इन सभी के बच्चे हैं। डूम के साथ भी हमें ये सुनने को मिला है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स डॉक्टर डूम का ही बच्चा है। आमतौर पर जब मूवीज में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं तब हीरोज और विलन्स के साथ ये चीजें परस्पर जुड़ी होती हैं। आपको अगर याद हो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2, वहाँ पर भी फादरहुड को जोड़ा गया था। एक फादर जो ईगो प्लेनेट था वो इविल था, दूसरी तरफ योंडू था जो क्राई का बाप बनकर पीटर को बचा लेता है। यही चीज इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी थी। यहाँ डॉटरहुड था। थैनोस ने स्टोन्स के लिए अपनी बेटी को सैक्रिफाइस किया, लेकिन टोनी अपनी बेटी के लिए इन इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा से अपनी टाइमलाइन में ले आया और इस चीज का प्रूफ हमें यहाँ इस सोल वर्ल्ड में मिलता है। जब टोनी ने स्नैप किया तब वो अपनी बेटी के सामने था, सेम वैसे ही जैसे थैनोस ने स्नैप किया था और वो गमोरा के सामने था। पूरे मल्टीवर्सल सागा में हमने देखा कि जितने भी सुपर हीरोज हैं वो फादर बन चुके हैं, अब उनके बच्चे हैं। ये जो फादरहुड वाली चीजें जुड़ी हैं ये सुपर हीरोज और अवेंजर्स के साथ तो दिखेंगे ही, साथ ही सुपर विलन डॉक्टर डूम के साथ भी दिखाई देगी। मुझे कॉमिक्स का वो पल याद आता है जब टाइम कीपर्स ने वार्न किया था इमॉर्टस को टाइमलाइंस को लेकर कि किस किस पॉइंट पर मल्टीवर्सल ओपन होगा, तो उसमें सबसे पहला नाम था वांडा का और उनके बच्चों का। मतलब यहाँ क्लियर इमॉर्टस को कह दिया गया था कि ये जो टाइमलाइंस है इनमें जब मल्टीवर्सल ओपन होगा उनमें सबसे पहला रीजन वांडा के बच्चे ही होंगे। अब अगर इस चीज को एमसीयू में उठाकर देखें और ये जो हमने पूरा मल्टीवर्सल सागा देखा है इनमें अब सुपर हीरोज के बच्चे हैं, तो क्या एमसीयू में हमें इस चीज को ऐसे दिखाया जा सकता है कि सेक्रेट टाइमलाइन में इन सुपर हीरोज या अवेंजर्स के कोई बच्चे नहीं होने थे, लेकिन जब से मल्टीवर्सल ओपन हुआ है तब से इन सुपर हीरोज के बच्चे आ गए हैं। अब ये बच्चे जैसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, लव और साइक्लोप की बेटी रिचल और वांडा के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही तो सबसे पहले रीजन थे। इन बच्चों का टाइमलाइंस में होना ये खुद की ही टाइमलाइंस को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। इसीलिए डॉक्टर डूम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो बस इन बच्चों को उठाएगा, पूरे मल्टीवर्स को फिर से वो रिस्टोर करेगा। एक बार ये मल्टीवर्सल वॉर, इनकर्जन और इन बच्चों से होने वाली तबाही को रोक लिया जाए तब डॉक्टर डूम खुद ही इन बच्चों को सुपर हीरोज तक पहुंचा देगा। पर सवाल ये आ जाता है कि डूम ने ये तरीका क्यों चुना? वो सुपर हीरोज अवेंजर्स से भी मदद ले सकता है। तो यहाँ डूम किसी पर भरोसा नहीं करता। वो जानता है कि अवेंजर्स को सिर्फ हीरो बनना आता है और जिस स्केल की तबाही आगे आने वाली है उसमें कोई भी सुपर हीरो कुछ नहीं कर सकता। कुछ समय पहले हमने ये लीक भी कवर किया था कि जो डूम की रणनीति हमें डूम्सडे में दिखाई देगी वो पूरी ढंग से चालबाज, मतलब भेड़ की काल में भेड़िया जैसी होगी। डूम्स चालाक है, उसे प्लान्स बनाने आते हैं, इसीलिए चेस बोर्ड के साथ डूम को खास कर दिखाया जाता है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ये भी है जिसे मैं लगातार अपनी वीडियो में मेंशन करता हूँ कि डूम से हमें जितना भी कुछ देखने को मिला है उसे देखकर बस ऐसा ही लगता है कि डूम सब जानता है। मतलब उसे मल्टीवर्सल ट्री के बारे में पता है, हर कैरेक्टर, हर एक टाइमलाइंस वो सब जानता है कि कैसे क्या होगा। डूम ने दुनियाओं का अंत, ये बैटल वर्ल्ड ये पहले भी फेस किया है और मुझे लग रहा है कि डूम ये सारी चीजें अब होने दे रहा है। वो बस अवेंजर्स और सुपर हीरोज को गुमराह कर रहा है ताकि ये इवेंट सीक्रेट वॉर्स तक पहुंचे। या ये भी हो सकता है कि डूम्सडे नहीं चाहता कि डूम्सडे में जितना भी कांड हो और उसका कंक्लूजन एक बैटल वर्ल्ड बने, इसीलिए उसने इंटरफेयर किया है एक सेवियर बनकर, वरना ये कहानी अपने आप ही बैटल वर्ल्ड की तरफ जा रही है। और यहाँ पर एक चीज मैं ये भी बता दूं कि जैसे हमने कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड बनते देखा कि अलग अलग यूनिवर्स और उनकी अर्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक अर्थ को तैयार किया गया और उसे बैटल वर्ल्ड कहा गया। ये कॉमिक्स में मुमकिन तो हुआ, लेकिन एमसीयू में इसके कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एमसीयू में जो यूनिवर्स को मरते हुए देखा वहाँ पूरा यूनिवर्स एक चाउमीन बन जाता है। लोकी सीजन 2 में टेम्पोरल लूम जब ऐसे ही फूट गया था तब ये सारी चीजें ऐसे ही फैल रही थी। इसीलिए मुझे लगता है कि जो बैटल वर्ल्ड की क्रिएशन हमें कॉमिक्स में देखने को मिली है वो हमें एमसीयू में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि वॉइड को बैटल वर्ल्ड की तरह यूज किया जा सकता है। ये वॉइड ही एक तरह का शून्य है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है और यहीं पर सब कुछ आके मिटेगा। और वॉइड को लेकर हमें ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए कि वॉइड का जो भी अस्तित्व है उससे मल्टीवर्स के अस्तित्व का कुछ भी लेना देना नहीं है।
रवोना और सिल्वी की जब यहाँ बात होती है समय की शुरुआत को लेकर, जिसको वॉइड कहा जाता है, इसे दोबारा सुनने के बाद अब समझ में आ रहा है कि ये लाइन कितनी अंडररेटेड थी। अभी के लिए इस मुद्दे पर बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मेरी बातें शुरू हुई तो वो सीधा कैंग तक जाएंगी। इसीलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं और इसको अगली वीडियो के लिए बचा के रखते हैं। तो सब्सक्राइब करो, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फादरहुड पर हम बात कर रहे थे। डूम्सडे का पहला टीजर कैप के फादरहुड पर ही था और फिर हमें दूसरा टीजर मिला थॉर का और वो भी इसी चीज पर बेस्ड था। अब थॉर की तरफ बढ़ने से पहले अगर इसकी हिस्ट्री पर नजर डाले तो थॉर की शुरुआत अच्छी हुई थी। हमें थॉर को शेक्सपियर के नाटक जैसा दिखाया गया। थॉर रैग्नारॉक में वो अपने दायित्व को समझा और इन्फिनिटी वॉर में वो अपना सब कुछ गवा चुका था। एंड गेम में मोटा डिप्रेस्ड थॉर था और आखिरी में जब उसने कुछ सही किया फिर वो गार्डियंस के साथ स्पेस में निकल गया। फिर शुरुआत हुई लव एंड थंडर की और यहाँ मार्वल को पता चल गया कि लकीर कहाँ है और इसको क्रॉस नहीं करना है। स्टूडियोज कैरेक्टर्स को लेके इतने कॉन्फिडेंट थे कि कुछ भी हमें देने को तैयार थे। खैर अब रूसो ब्रदर्स के हाथ में थॉर की कहानी है और इतने सालों में ये बात तो सच है कि थॉर के साथ उसके कैरेक्टर को इंसाफ नहीं मिला है। और इसी उम्मीद के साथ हम ये भी आशा करते हैं कि आगे थॉर के साथ हमें कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जब रूसो ब्रदर्स ने थॉर को छुआ था तब थॉर के साथ पूरे एसगार्डियन का इंसाफ कर दिया था। पहली मूवी में लोकी को मार दिया गया, दूसरी मूवी में उसको नई शुरुआत दी, एसगार्डियन अर्थ पर आ गए और वो एक आक्रोश और एक गुस्सा रहता है ना फेलियर का, वो थॉर के साथ हमें इन दोनों मूवीज में देखने को मिला। यहाँ अच्छी चीज ये है कि यही सेम चीज हमें थॉर के साथ डूम्सडे में भी दिख रही है। वहीं हमारे सामने इसका तीसरा और चौथा ट्रेलर भी आया और ये जो फादरहुड का एलिमेंट है वो हमें यहाँ पर मिस लगा, या बोल सकते हैं कि इसको यहाँ छिपाया गया। ये चीज क्या है इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले मुझे एक छोटा सा फीडबैक दे दो। शुरुआत में मैंने वीडियो को अपने चेहरे के साथ कवर किया, लेकिन बाद में सिर्फ मैंने वॉइस ओवर रखा। अब इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है, प्लीज इसके बारे में मुझे नीचे जरूर बताओ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। पर मेरा मानना ये भी है कि जब इस ढंग के कंटेंट को कवर किया जाता है जहाँ क्वालिटी पे ज्यादा काम हो, तब वहाँ पर वॉइस ओवर की जरूरत होती है। अगर आपको वाकई मेरा चेहरा देखकर वीडियो को समझना है तो मेरे ब्लॉग देख लो, या मैं लाइव आता हूँ तब मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन मुझे ये तरीका सिर्फ वॉइस ओवर वाला ये काफी पसंद आता है। मैं इस ढंग से सोच पाता हूँ, कनेक्शन बिठा पाता हूँ और किसी भी ढंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। और जो मेरा तरीका है वो स्टोरी टेलिंग जैसा है, जहाँ वॉइस ओवर की ही जरूरत पड़ती है। साथ ही एक डर ये भी है कि जो लोग फेस को यूज नहीं करते हैं और सिर्फ वॉइस ओवर दे रहे हैं, उनके चैनल ज्यादा चलते नहीं है। पर यार तुम लोग जो इस चैनल को पसंद करते हो, शायद इसी चीज को आप ही बचा सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, लाइक कमेंट या कुछ भी लिख दो जिससे इंगेजमेंट बढ़ जाए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वैसे पूरे इंडिया में कोई एक ऐसा भी चैनल नहीं है जो सिर्फ मार्वल कंटेंट को ही देता हो। तो मार्वल फैंस पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब हाइप ये भी कर सकते हो। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।